3 बार बंगाल जीतने की हैट्रिक करने के बाद आखिरकार बंगाल में ममता दीदी की सरकार हार गई और शायद अब फ्यूचर में हमें ममता दीदी जैसी पावरफुल लेडी लीडर नेशनल लेवल पर देखने की संभावना भी कम हो गई। दूसरी तरफ बीजेपी ने बंगाल में 2016 में जो जीरो से शुरू हुई पॉलिटिकल जर्नी थी अब उसे जीत में बदल दिया। लेकिन सवाल यह है कि इतने सारे एग्जिट पोल्स और पॉलिटिकल एनालिस्ट के एस्टिमेट के बावजूद भी ममता दीदी को बीजेपी ने कैसे हराया। वीडियो एंड तक देखना, सब कुछ समझ में आ जाएगा। इस इलेक्शन में बीजेपी ने लिटरली सब कुछ झोंक दिया था। प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, कई सारे स्टेट के चीफ मिनिस्टर और कई सारे सेंट्रल मिनिस्टर सभी हफ्तों तक बंगाल में एक्टिव कैंपेनिंग कर रहे थे। लाखों सीएपीएफ के जवान, ईडी की कार्रवाई और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग, जिसकी वजह से 27 लाख लोगों के वोटर लिस्ट से नाम हटाने के बावजूद भी ममता दीदी ने जो बीजेपी को टक्कर दी है वो इतिहास में लिखी जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या इन्हीं सारे फैक्टर्स की वजह से बीजेपी को जीत मिली? मेरे हिसाब से नहीं, बल्कि सबसे बड़ा रीजन ये था पब्लिक एंगर और ग्राउंड सेंटिमेंट। 2021 के बाद बंगाल में बहुत सारे वायलेंस देखने को मिले, जिसमें से एक है पोस्ट पोल वायलेंस। और अभी रिसेंट की बात करें तो पंचायत इलेक्शन में हुई क्लैशेस और एलिजेड गुंडागर्दी, इन सब ने लोगों के अंदर एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग पैदा कर दी थी कि अब बदलाव जरूरी है, और वही सेंटिमेंट बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत बनी। अब ये रिजल्ट सिर्फ बंगाल तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसका इम्पैक्ट आने वाले सालों में पूरे इंडिया की नेशनल पॉलिटिक्स पर दिखता हुआ दिखेगा। लेकिन एक कंसर्न भी है, अगर एक ही पार्टी का डोमिनेंस पूरे देश में रहेगा तो डेमोक्रेसी में बैलेंस और स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन भी उतना ही जरूरी होता है। क्या अभी बीजेपी की लगभग 22 राज्यों में सरकार बनेगी, और ये कहीं न कहीं देश के लिए ही नहीं, लोकतंत्र के लिए भी उतना ही हानिकारक हो सकता है। बाकी आपके विचार नीचे कमेंट्स में जरूर बताना, और ऐसे ऑनेस्ट पॉलिटिकल अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।